हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की आपकी इस क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपकी क्लास 1 रहेगी। वैसे तो ये आपकी एमसीक्यू क्लास थी, बट मैंने सोचा जितनी देर तक आपको इसकी थ्योरी, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट से समझ नहीं लगेंगे तो आप एमसीक्यूज कैसे समझोगे। तो हम इसमें, ये आपकी थोड़ी लंबी चलेगी क्लास, इसमें मैं पहले आपको थ्योरी पोर्शन करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, फिर हम चलेंगे एमसीक्यूज पे। आज हम 30 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला इंट्रोडक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके डेली यूज में आप करते हो, तभी ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट माना गया है आपके हर एग्जाम का। क्योंकि आपके क्लैट जो है उसमें क्या बात होती है, वो ये देखते हैं कि आपकी लीगल रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है। वो कैसे देखेंगे? क्योंकि जो डेली डेली यूज में जो आप एक्ट करते हो, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। ठीक है, आपकी अगर उसकी समझ होगी, उसके लीगल कंसेप्ट की समझ होगी, ठीक है, तो वही आपकी ये चीज चेक होती है क्लैट में। तो ये सब्जेक्ट ध्यान से समझना। इसको सारे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट एज सच ये टेक्निकल नहीं कुछ है, इजी है। इसको कंसेप्ट को समझिए, ये खुद आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप के में जा रहे हो, ठीक है, आपने वहां से कुछ बाय करा। अब बट ऑफ कोर्स ये बात है, आप कुछ भी बाय करते हो, चाहे वो 10 या 20 रुपीज का लेस का पैकेट ही क्यों ना हो, आप उसके बदले में शॉपकीपर को 20 रुपीज का है तो 20 रुपीज दे के आते हो। जो आपकी वो 20 रुपीज होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम कंसिडरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और जब आपने, उसने बोला ये चीज आपकी 20 की है, आपने कहा ठीक है, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आप उसको 20 रुपीज दे लेते हो, उसका प्रोडक्ट अपने पास रख लेते हो, तो हम बोल देते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे आप डेली पता नहीं कितने एक्ट्स कर देते हो। सुबह से लेके रात तक स्विगी से ये ऑर्डर कर दिया, जोमेटो से ये ऑर्डर कर दिया, अमेजोन से ये कुछ ऑर्डर कर दिया। मतलब डेली आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वो सारी जो चीजें हैं आपकी आज कवर करी जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट्स governing all the contractual relations, not only in the business world but also in your day to day life। डे टू डे लाइफ की बात समझ गए ना। और इजी देखो, अब आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी, कितनों बच्चों ने, कितनों ने तो यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी। अब जब आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान के उनको कह देते हो, वो आपको एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताते हैं कि देखिए जी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो ये अमाउंट है, इतने मंथ के लिए लोगे तो इतना लगेगा। और जब आपके वो कई बार खुद ब खुद पैसे भी कट लेते हैं, क्योंकि वो इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, आप डेली सुबह से लेके जितनी देर तक सोते नहीं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द क्लैटर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब आपको मेन बात क्या समझनी है, ये आपका 1872 में आया था, तो आपको समझ लेना ये आपके ब्रिटिशर्स ही लेके आ रखे हैं। इसकी लैंग्वेज भी उसी तरह की होती है। ठीक है, थोड़ी, इतनी नहीं, थोड़ी बहुत वर्ड्स आएंगे बीच में। 1 सितंबर को देखो ये आया था। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ which determines the circumstances in which promise made by the parties to a contract shall be legally binding on them। तो यहाँ पे ये बात समझो, क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बात कर रहा है कि अगर दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो ऐसा प्रॉमिस होना चाहिए। अगर दो पार्टीज आपस में प्रॉमिस करती हैं, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि ठीक है मैं तुम्हें ये बाइक दे दूंगा, बी कहता है कितने रुपीज में दोगे, ऑफर करा, बी को उसने बोला ठीक है यार 70,000 में तुम्हें ये मैं बाइक दे दूंगा अपनी। ठीक है, जब इनका प्रॉमिस आपस में ये कंप्लीट हो जाता है, उनको प्रॉमिस हो जाता है आपस में, तब ये क्या फॉर्म बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म बन जाती है। अगर वो रिटन फॉर्म में कर रहे हैं विच इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, तब वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो लीगली बाइंडिंग भी हो जाता है। अगर बी पैसे देने से इनकार कर दे ए को, ए की बाइक के, देन बी विल बी द लीगली बाइंडिंग कि उसको ए को उतने पैसे देने ही होंगे। राइट नाउ
All of us enter into number of contracts every day. Knowingly or unknowingly, each contract creates some rights and duties upon the contracting parties. Indian Contract Act deals with the enforcement of these rights and duties upon the parties. तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो राइट्स एंड ड्यूटीज जो आप पे लग जाती हैं, पार्टीज पे लग जाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती हैं, तो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी बात करता है, आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर देता है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, राइट। नाउ इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर समझते हैं। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2H। वैसे तो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, पर जब आपके पैराग्राफ्स आ जाते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशंस जो आपके आ जाते हैं, उसमें इन्होंने बहुत बार लिखा होता है सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, ये बताता है, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो दैट पर्पस के लिए आपको जानना जरूरी है कि जो आपका 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ठीक है। एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिएगा यहां पे इन्होंने बात करी है कि जो आपका एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जहां पे आपका ऐसी कोई एग्रीमेंट हो गया आपस में जो लॉ इन्फोर्स कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। आगे आप इसके एग्जांपल्स पढ़ोगे, समझोगे, ये बात भी कंप्लीटली समझ लग जाएगी। बेसिकली आपको यही बात रखना है, याद रखनी है कि जब आप किसी दो पार्टीज आपस में कुछ प्रॉमिस करती है, ठीक है, कुछ पैसे भी देती है, प्रॉमिस करती है, लेन देन का प्रॉमिस होता है, जब अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाए, उस पर लीगली कुछ इन्फोर्सेबल लिखत में या जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कर ले, लीगली इन्फोर्सेबल कि अगर तुम ये मेरा एग्रीमेंट पूरा नहीं करोगे तो कोर्ट के थ्रू मैं पूरा करवाऊंगा, तो जब ये बात आ जाती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ गए ये बात कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हम इसके एंड में इसके डिफरेंस भी करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपको ये बात याद रखनी है आपको कि जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज एग्रीमेंट आपका सेकेंड लास्ट स्टेज कह लो, उसके बाद जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ आ गया तब वो चीज आपका, वो प्रॉमिस आपका एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, नाउ आगे क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर इज एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज द ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। समझ लग गई आपको भी ये बात कि कॉन्ट्रैक्ट आपका तब बन जाएगा जब आपके ऊपर जो पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं उन पे लीगल ऑब्लिगेशन लग जाएगी कि आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले लेता है। अब आपने प्रॉमिस तो कर दिया कि उसको 70-80,000 वो दे देगा बाइक का, जितना भी एक टर्म स्पेसिफिक आपने प्रॉमिस कर दी, बट इन रिटर्न वो दे नहीं रहा है। तब अगर उन्हें लीगली इन्फोर्सेबल करवाया होता तब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना था और लीगली इन्फोर्स भी हो जाना था। तो बेसिकली ये ऐसा राइट है आपका जो आपका प्रोटेक्ट कर देता है ड्यूटी को। अगर आप किसी प्रॉमिस में, एग्रीमेंट में आए हो, ठीक है, और दूसरी पार्टी इन केस मना कर दे, अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा देन इन दैट केस वो बाइंडिंग हो जाएगा और पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। समझ गए ये बात, इजी है। अब समझिए टू मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, ये कहाँ पे दिया है आपका 2E में दे रखा है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कहते एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, जहां पे कंसिडरेशन आ जाए। कंसिडरेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप कहते हो कि मैं ये चीज लूंगी या लूंगा, उसके बदले में जब आप कंसिडरेशन मतलब कि कुछ वैल्यू देते हो उस बात, उसकी चीज लेने के लिए, तो उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेस का पैकेट ले रहे हो किसी शॉपकीपर से, बट उसको उतनी अमाउंट दे भी रहे हो। सब्सक्रिप्शन ले रहे हो नेटफ्लिक्स से, उनसे वो चीज आप ले रहे हो, बट उतने पेमेंट भी आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात जो होती है आपकी कंसिडरेशन होती है। उसके बाद इज एन एग्रीमेंट
तो कहते हैं जब प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के साथ आपकी कंसिडरेशन आ जाती है, तब ये आपका एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, नाउ legal obligation agreement to become a contract must give rise to legal obligation that is the duty enforceable by law। जब एग्रीमेंट में आपका लीगल आ गया, लीगल ऑब्लिगेशन आ गई विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ गए आप ये बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, धीरे धीरे आओ, सब समझ लग जाएगा कि क्या है। मुझे लगता है अभी आपको एग्रीमेंट समझ लग गया। एग्रीमेंट में आपका लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होती, जब लीगल इन्फोर्समेंट लग जाती है तब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ पार्टीज, सबसे पहले कहते हैं एग्रीमेंट बनाने के लिए ये सारी चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। देयर नीड टू बी 2 और मोर पार्टीज टू फॉर्म एन एग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका मोस्टली आपका ये पार्ट ना, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ये कितनी पार्टीज होनी चाहिए। अब देखो 2 बंदों में ही लेन देन होगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 और मोर। हम यूनिलेटरल भी करेंगे, उसमें एक बंदा होता है बट वो ऑफर कर रहा होता है बहुत सारे लोगों का, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है एग्रीमेंट बनाने के लिए कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, बट ऑफ कोर्स की बात है, 2 बंदे आपस में करेंगे या 2 से ज्यादा ही करेंगे ना, अकेला बंदा अपने आप से क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या ही कंसिडरेशन देगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है बट आपको याद रखनी है। दूसरा, ऑफर प्रपोजल, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस ऑफ डूइंग or omitting to do something with a view to obtain others assent is promise या ऑफर या प्रपोजल। जब आप इसको ऐसे समझो, ऑफर को ऑफर की तरह ही समझो, आपके पास कोई चीज है, जब आप किसी दूसरे को ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप OLX पे कई बार ऐड डालते हो, आप वहां प्राइस कोट कर देते हो, आप ऑफर दे रहे हो, जो ऐड देखता है कि मैं ये चीज इतने की दे रहा हूं, लेनी है ले लो। फिर वो काउंटर ऑफर्स भी आते हैं आपको, आप कहीं मान लो आपने कोई 3000 का सामान डाल दिया, वो कहते हैं अरे 2500 ले लो, फिर आप कहते हैं नहीं 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 चलो 28 ले लो, देन 3000 ले लो। तो ऐसे करके आपको याद रखनी है ये बात कि 2500 की आया, ये काउंटर ऑफर्स होते हैं, पर जब आपने ऐड डाली 3000 की, वो एक ऑफर माना जाएगा। समझ गए ऑफर क्या होता है। अब आप बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, वर्ड से समझो। आपने 3000 की ऐड डाली, उसने 25 बोला, फिर आपने 28 पे बोला कि मेरा फाइनल ऑफर ये है, वो कहता है चलो ओके डन, उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस बन जाती है। समझ गए, ये आपका 2B में दे रखा है। फिर व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, ये भी 2B में दे रखा है। एक्सेप्टेंस क्या था, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent for the same thing in the same sense as proposed by the offerer, तो वो एक्सेप्टेंस का पार्ट ले लेती है। ठीक है, ऑफर दिया, देखो ये सारे आपके 1 by 1 चैनलाइज होंगे। पहले पार्टीज आई कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट करने के लिए, फिर उन्होंने आपस में ऑफर दिया, फिर आपका एक्सेप्टेंस होती है, ऑफर प्रपोजल बोलते हैं, ऐसे एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बोल देते हैं। ओके, नाउ फिर कंसिडरेशन क्या होती है, इट इज द प्राइस फ्रॉम द प्रॉमिस। ठीक है, प्राइस जो आप दे रहे हो उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। और एग्जांपल दो, मैंने ऑफर दिया कि मैं अपना लैपटॉप जो है सेल कर रही हूँ। ठीक है, आपने बोला कितने का करोगे, मैंने बोला चलो 35,000 का दे देती हूँ मैं आपको। वो कहता है नहीं, काउंटर ऑफर कर 30 का दे दो। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। जब प्रॉमिस मेरा एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन इसमें क्या आ गई, 30,000 जो वो मेरे लैपटॉप में उसको दूंगी, वो मुझे देगा, तो दैट विल बी द कंसिडरेशन। जो अमाउंट, द प्राइस फॉर द प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस की प्राइस क्या थी कि वो मुझे 30 दे रहा है, मैं उसको लैपटॉप दे रही हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे समझो, इट इज द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, इट इज द रिटर्न वन गेट्स फॉर हिज एक्ट और मिशन। दुकान पे जाते हो, लेस का पैकेट लेते हो, 20 रुपीज देते हो, लेस का पैकेट लाते हो, जो वो चीज आप देते ले करते हो वो ही आपकी कंसिडरेशन होती है। इजी समझ लग गई ये बात कि कंसिडरेशन क्या होती है, जो आप प्राइस पे करते हो
उस प्रॉमिस का, उस एक्सेप्टेंस का, उसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ये आपका डी में दे रखा है, ठीक है, सेक्शन 2D में दे रखा है, ठीक है। A, B एंड D, H में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हमने पढ़ा था अभी। उससे पहले अब एग्रीमेंट इज देयर फॉर अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ऑल द पार्टीज, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है? जब कोई प्रॉमिस होता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है जिसमें कंसिडरेशन भी होती है फॉर ऑल द पार्टीज, वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है। क्या याद रखना है आपको? मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको समझाया था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज योर एक्सेप्टेंस। ओके, तो आपको कैसे याद रखनी है ये बातें? बी से आपका आ गया एग्रीमेंट, सॉरी, बी से आपका क्या आ गया? एक्सेप्टेंस, बी आपकी आ गई एक्सेप्टेंस और ई आपका आ गया एग्रीमेंट, ठीक है। ऑफर तो ए होता है आपका, फिर उसके बाद एच है आपका, वो क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ई आपका एग्रीमेंट, एच आपका कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डी आपकी कंसिडरेशन है, वैसे डी भी याद रख लो, डी तो यहां आएगा, बट बेसिकली आपको बी ई एच से याद रखना कि बी आपका एक्सेप्टेंस है, ई आपका एग्रीमेंट है, एच आपका कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे तो आपके सेक्शंस नहीं आएंगे, इन केस कहीं बार ऐसे आपके क्वेश्चन में आ जाए कि सेक्शन दिस एंड दिस, वो बताए हैं ना वो क्या चीज है, तो आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आप वहीं के वहीं समझ जाओगे कि यहाँ पे जी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 2B लिख दिया और साथ में उसको समझाना शुरू कर दिया, आपको समझ ना लगे ये क्या है तो, बट अगर आपने सेक्शन पढ़ा होगा एक बारी तो आप समझ जाओगे 2B यानी कि एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, 2H क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 2E क्या है? आपका एग्रीमेंट है। ओके, नाउ चलिए उसके बाद ये देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिसमें क्या आ जाता है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाता है आपका एग्रीमेंट। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ 7-year-old boy is buying an ice cream from an ice cream vendor and giving ₹10 in return, it becomes an agreement. This is because the boy offers to buy ice cream and the vendor accepts the offer, which makes it a promise. The consideration for both was ice cream and money respectively. समझ गए ना ये बात? आपकी यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? उसके लिए आइसक्रीम है, उसके लिए 10 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट आपको समझा रखा है विया एग्जाम्पल ऑफ एन आइसक्रीम, राइट। नाउ चलिए, कॉन्ट्रैक्ट 2H है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉफुल एग्रीमेंट, इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है आपका? एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी लग जाती है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर से समझिए, इसको देखिए एक बारी, 1 सेकेंड। Yes, a type of agreement which is enforceable by law is a contract. Section 2H of an Indian contract are enforceable by law if somebody is aggrieved, then he may approach the court for remedies. For example, in case of a fire insurance contract where T2 wants to insure his goods in the warehouse, he pays the insurance premium and promises to avoid insurance fraud, whereas the insurance company agrees to compensate losses in case of fire. Basically इसका यहाँ पे लीगली इन्फोर्सेबल था, तो दैट इज वाई ही गॉट द रेमेडी। अभी इसको थोड़ा भी साइड पे रखो, इसको बाद में हम समझेंगे, बट इतना याद रख लो, जब आपका लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होगा आप उसकी रेमेडी कोर्ट में ले सकते हो, इजी। सो मैथमेटिकली एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैंने भी समझा दिया था आपको पहली स्लाइड में ये बात, बहुत ही इजी तरीके से समझो एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कैसे ले लेता है जब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है। ओके, नाउ चलिए, when an offer is made with the intention to create a legal obligation, it becomes an offer into a contract. Thus, an agreement becomes a contract when there is a free consent of the parties, capacity of the parties to contract, lawful consideration, lawful object or subject matter.
ये आपका सारा सेक्शन 10 बता रखा है। देखिए हमने एग्रीमेंट तो समझ लिया कि जी आपस में प्रॉमिस होता है। अब ये बात भी देखो, अगर किसी को धक्के से वो प्रॉमिस कराया जाए, कंसेंट उसकी फ्री ना हो, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करके या किसी और तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हो, एग्रीमेंट भी करवा लेते हो, कंसेंट भी ना हो उसमें, तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, एग्रीमेंट बनाने के लिए देयर शुड बी द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो उन्होंने यहाँ पे यही बात करी हुई है। यहाँ ये सेक्शन 10 की बात कर रहा है, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपका ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, it must give rise to a legal obligation, and if it is incapable of doing so, it is not a contract। अभी हमने पढ़ के हटे हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन होनी बहुत जरूरी है। पर जब आप उस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन करने से चूक रहे हो, यू आर इनकैपेबल, तब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या फेमस केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। जो क्या था इसमें बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में एक मिस्टर बेल्फोर है, दूसरी मिसेस बेल्फोर है। इस केस में क्या हुआ था, मिस्टर बेल्फोर ने प्रॉमिस करा था अपनी वाइफ को, वो हर मंथ उसको €30 एज शी स्टेइंग इन इंग्लैंड फॉर मेडिकल रीजंस, और ये चले गए थे मिस्टर बेल्फोर चले गए थे श्रीलंका, सलाइन तब उसको कुछ ऐसे बोलते थे, तो वहां पे चले गए थे। तो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो हर मंथ उसको यूरो या पाउंड 30 हर मंथ भेजेंगे इनको, ठीक है। फिर उन्होंने क्या हुआ, जब कुछ मंथ बाद मिस्टर बेल्फोर फेल हो गए वो अमाउंट पे करने के लिए, तो मिसेस बेल्फोर ने उनको सू कर दिया। बट कोर्ट ने क्या कहा इस कंडीशन में कि जब हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ बात करते हैं, एग्रीमेंट होता है, वो लीगली ओब्लाइड नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में ये बात करी गई थी, हर एक्शन फेल्ड बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बेल्फोर। तो क्योंकि उन दोनों की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, उसने बस प्रॉमिस करा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हर मंथ इतने अमाउंट भेजता रहूंगा। बट उनकी ऐसी कोई आपस में दोनों की इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले। जब आपस में लीगली कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो जस्ट मेयर एग्रीमेंट रह जाता है, बिकॉज उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आती, ठीक है। तो कोर्ट ने यही बात बोली थी इसमें, और उन्होंने ये बोला था, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड without proper indication about the legal rights and obligations of the parties to the contract. So if there were to be a contract, then the wife would have had a right to receive payment and the husband would have had the obligation to pay his wife। कहते हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता तब देवर बाउंड, ठीक है, तब उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाना था, बाउंड हो जाना था, वाइफ के पास भी राइट होना था पेमेंट रिसीव करने को, हस्बैंड को भी देना पड़ना था। ऐसा कहाँ पे आपको दिखा था, ऐसा आपको दिखा था ये वाले केस में, मैरिट वर्सेस मैरिट में, मैरिट वर्सेस मैरिट, मैरिट वर्सेस मैरिट के केस में आपको दिखा था। यहाँ पे क्या था, रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था आपस में आफ्टर देयर सेपरेशन। अब रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, लीगल ऑब्लिगेशन लग गई, ठीक है। देयर वर अ रिटर्न एग्रीमेंट between the parties after their separation which was considered to be a valid contract। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि हाँ जी you have the right, आपकी जो भी आपकी बात हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, you are supposed to perform that contract। बट इस केस में इन्हों की कोई इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से इनको कोई रेमेडी नहीं मिल पाई थी, ठीक है। सो दिस मेक्स एन एग्रीमेंट अ वाइडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो
आप बस यही समझो, एग्रीमेंट में आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में होती है। एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा तरीके के हो जाते हैं, जब उसमें आपकी लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी लग जाए तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, अब हम चलते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वही जो हमने अभी पढ़े थे वो दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है, अभी देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है हमने क्या समझी है बात, इसके लिए हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट और भी कुछ बातें हैं तो वो आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट तो हमने पढ़ लिया, बट हम तो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, तो हम अब इसेंशियल्स पढ़ने जा रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। किसके? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ओके, एग्रीमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। Agreement is created by offer and acceptance. It is a result of mutual exchange of promise between the parties. ये हम समझ चुके हैं, बार बार मैं अभी नहीं समझाऊंगी। एन एग्रीमेंट बिटवीन द टेनेंट एंड द ओनर, अभी टेनेंट एंड ओनर जब आपस में कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो मान लिया जाता है। बट आजकल क्या होता है, आजकल तो वो भी रिटर्न फॉर्म में ही करते हैं, बिकॉज ऑफ मैनी अप्स एंड डाउन्स, रेमेडी नहीं मिलती फिर कोई। अभी देखिए, क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट मेड बिटवीन पार्टीज मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, हमने अभी पढ़ा था। लीगल रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हिच कैन बी क्लेम्ड बाय द पार्टीज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों बनाते हैं लीगल रिलेशनशिप? सो दैट आपको रेमेडी हो, कोई राइट हो, आप कोर्ट के जरिए ले सको। दैट इज वाई जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सो दैट यू कैन क्लेम, पार्टीज कैन बी क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। एग्रीमेंट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन पार्टीज, ईच पार्टी मेकिंग अ प्रॉमिस get something in return of his promise. It constitute a consideration for his promise. So there should be the lawful consideration. Unlawful consideration नहीं होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जब हम कंसिडरेशन करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इसका डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी इसको, कंसिडरेशन को भी। तो आप अभी के लिए ये समझो कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, ये नहीं कि कुछ और चीज़ है, कंसिडरेशन इतनी ज़्यादा है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको इन रिटर्न बहुत ज़्यादा सामान मिल रहा है, कंसिडरेशन बहुत कम है। सो देयर शुड बी द लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द थिंग्स। नाउ another is contractual capacity. Parties making an agreement must have contractual capacity. Lack of contractual capacity would invalidate the contract. कहते लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर देगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी मीन्स ही और शी मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। The person to have the contractual capacity must satisfy these conditions. अब बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है that person should have, that is why I was saying कि यहाँ पे वर्ड की मिस्टेक है जी, कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, मैं भी सोचू कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि जो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी कैपेसिटी मतलब कि उनकी क्या कंडीशंस देखेंगे हम कि वो सेटिस्फाई कर रही हैं, वेदर दे हैव दैट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले क्या है, that the person should not be a minor, below 18 years is considered to be the minor and that person can't enter into a contract, ठीक है। इसके भी हम पढ़ेंगे। माइनर, अगर माइनर एंटर कर जाए तो वो वॉइड ही होता है, वॉइड एब इनिशियो भी हो जाता है, वो मतलब शुरू से ही वो वॉइड माना जाता है। बट अगर वो मेजर बनता है उसका लिमिटेशन पीरियड होता है, वो वॉइड को वॉइडेबल बना सकता है, मतलब अपनी मर्जी है उसकी, वॉइड तो है बट वो वॉइडेबल बन जाता है। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकता है, अगर वो चाहे कि नहीं मैं इसको वैलिड रखना चाहता हूँ तो वो वैलिड कर सकता है। बट अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का पॉइंट है। दूसरा, ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट रोनाटिक, इडियट और ड्रंकार्ड। तो ही शुड बी ऑफ द साउंड माइंड, जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, प्रॉमिस आपसे एंड्यू इन्फ्लुएंस से फ्रॉड से अगर आपसे, मतलब बेसिकली इस पॉइंटर्स का ये मतलब है सो दैट जो आपके कंसेंट हो वो फ्री हो।
अब 18 साल से कम होगा, when the person is a minor, how he will be able to give the free consent? यहाँ पे lunatic है, sound mind का नहीं है, again that person can't give the free consent. That is why these persons are fall into the this pointer of the capacity. Okay, third point है, he must not have been declared disqualified by law. लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब कि अब वो जेल में है तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होता है, जेल से बाहर आएगा तब वो क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाएगा. ओके, नाउ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सच एज इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट एंड एलियन एनिमी एक्सेट्रा. ओके, नाउ section 11 and 12 lay down the competent parties are persons who have attained majority. Exception for this was, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास का घोष. इस केस में क्या कहा था, पर्सन्स हु आर ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन्स हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन ओनली compete फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बिकॉज इस केस में क्या था, दो पर्सन थे, एक माइनर था और एक मेजर था, आपस में इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. अब कोर्ट ने कहा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो आपका शुरू से वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है. ठीक है, इसने फिर बोला कि इसके गार्डियंस या पेरेंट्स कर दे, कोर्ट ने कहा वो भी नहीं. तो इस केस में ये ले करा था कोर्ट ने कि पर्सन्स हु आर ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन्स हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन ओनली एंड ओनली एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इस केस में ये बातें ले करी गई थी द्वारा कोर्ट. नाउ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज आ गया आपका मेन पॉइंटर. कंसेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए समझो कंसेंट क्या कहती है. कहती है स्टेट ऑफ माइंड्स ऑफ पार्टीज इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफर एंड गिविंग एक्सेप्टेंस फॉर इट. As soon as offer is accepted, it becomes a binding promise having a legal consequences. Two or more persons are said to have consent if they agree upon same thing in the same sense. Means there should be the meeting of minds. Consensus ad idem. ठीक है, अभी तो यहाँ पे ये बात ये कर रहे हैं कि देयर शुड बी द फ्री कंसेंट. दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, प्रॉमिस उनका लीगली बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा ना. कहते अगर उन्होंने कंसेंट फ्री दी है, मतलब कि दोनों पार्टीज हैव एग्रीड इन द सेम सेंस, देयर हैज बीन द मीटिंग ऑफ माइंड्स, ना कि धोखे से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, ये बातें कहते इसमें नहीं होनी चाहिए. दे शुड हैव एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. दोनों ने आपस में सेम सेंस में एग्री करा. देयर शुड बी द मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द टू पार्टीज. ओके, तब माना जाएगा कि आपकी जो कंसेंट है वो फ्री है. ओके, नाउ and their consent is said to be free if it is not induced by anyone one of the following factors. When there is absence of coercion. ठीक है, coercion को हम duress भी बोलते हैं. सेक्शन 15 है undue influence हो गया, fraud हो गया, misrepresentation होगी, mistake हो गई. अगर ये चीजें ना हो तब कहते हैं absence हो इन चीजों का, then these the consent is said to be free. अब आपने देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई. अभी देखो आपको समझना है मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है. जो आपका ये सारे होते हैं ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इन सब में जो होता है ना आपकी इंटेंशन रॉन्ग होती है. इसमें इंटेंशन बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है जब आप किसी से धोखे से कंसेंट लेते हो. मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा आपकी इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप मिसरिप्रेजेंट कर देते हो किसी बात को, किसी फैक्ट को. ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने मिसरिप्रेजेंट कर दिया, कोई चीज़ से आपने बोला मतलब ठीक है ये तो बिल्कुल सही है, या मतलब इसका वैसे मोस्टली एग्जाम्पल आपका हॉर्स वाला था, जो मेरा एक PU LLB वाली वीडियो है, आप उसमें चेक कर लीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन आ रखा था, तो उसमें मैंने समझाया था कि मिस रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है. इसको एक्चुअली मैंने डिटेल में करना है तो वो आपको भी मैं नहीं बता रही हूँ. अब बस इतना समझ लीजिए, जो मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले करती, उसमें जस्ट आप मिस रिप्रेजेंट कर देते हो फैक्ट्स को. ठीक है, और
मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक दोनों की भी हो सकती है। मान लो अगर मैं गई हूँ किसी शॉप में कारपेट खरीदने, ठीक है, शॉपकीपर को और मुझे दोनों को उस टाइम डे लाइट में नेवी ब्लू कारपेट ब्लैक लगा, और मैंने घर आके देखा कि अरे अरे ये तो नेवी ब्लू नहीं है, ये तो ये तो ब्लैक नहीं, ये तो नेवी ब्लू है। तो मैं जाके शॉपकीपर को बताऊंगी तो वो दोनों हम आपको लगेगा कि अरे हम दोनों से ही गलती हो गई, देयर हैज बीन सम मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टॉपिक है आपका, मिस्टेक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब आप किसी से कंसेंट लेते हो दैट शुड बी फ्री, इट शुड नॉट बी अंडर दीज 4-5 कंडीशंस, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। 5 कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, तभी के तभी मान लेते हैं कि जो कंसेंट है दैट इज फ्री, राइट। लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसका आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करा है दैट शुड बी लॉफुल। इसका एग्जांपल बहुत इजी, अगर मैं किसी को कहूं कि 1 लाख रुपीज मुझे दो, मैं आपको AK-47 प्रोवाइड करूंगी, हियर माय ऑब्जेक्ट, द सेलिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। तो क्या कह रहे हैं कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ द लॉफुल ऑब्जेक्ट ओनली, तभी ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, एग्रीमेंट इज मेड फॉर सम ऑब्जेक्ट और पर्पस, such object is formed on the basis of promises made by the parties. These promises are made either for doing or not doing anything. सेक्शन 23 में ये बात लिखी गई है आपकी, placed on that the consideration and object is lawful unless it is forbidden by law or it defeats the provisions of any law. देखिए अब इसमें इन्होंने क्या बात करी है कि आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लॉ ने फॉरबिडन कर रखा है, या फिर वो प्रोविजंस डिफीट कर रहा है किसी लॉ की, या फिर कुछ इसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व है, या फिर इट इन्वॉल्व सम इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। तो अगर ये चीजें आ जाएं तो हम फिर क्या मान लेते हैं, इसमें ये मान लिया जाता है कि इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं वायलेटिव ऑफ पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, पीस एंड ऑर्डर। तो आपको लॉफुल ऑब्जेक्ट में बेसिकली यही बात याद रखनी है कि आपका ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो लॉफुल हो, दैट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ, इट शुड नॉट बी fraudulent, the provisions should not defeat any law, ठीक है, it should not involve any kind of injury to the person or property, or it should not be violative of public health, means it should not be against the public policy। अगर ये बातें आपकी आ गई तो आपका जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना ही नहीं सकता। ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। ओके, नाउ another point, agreement not declared expressly void। अब आप इस बात को समझिए, कहते कोई ऐसा हो जिसमें आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली void ना हो। कैसे समझते हैं, there are certain agreements which have been expressly declared void by the law, thus an agreement made by the parties should not fall in that category. If it is so, it would also meet same fate and cannot be enforced in the court of law। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही void ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू से ही void हो गया, एक्सप्रेसली void, एक्सप्रेसली void क्या है, एक्सप्रेसली हो गया कि वो void है, ठीक है, तो वो वाले जो एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्स ही नहीं हो सकते। जो शुरू से ही आपका एग्रीमेंट void है, खारिज है, उसको क्या इन्फोर्स कराओगे, बिल्कुल भी इन्फोर्स नहीं करा पाओगे। तो इन्होंने यही बात बोली है। दूसरे इसमें ऐसे एक्ट्स आते हैं जो कंटीजेंट इम्पॉसिबल एक्ट्स होते हैं, उसमें आप मान लो कंडीशन लगा देते हो, आपने बोला ए ने बी को बोला कि तुम सी से शादी करवाओगे तो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, ठीक है, बट सी यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है। कंटीजेंट क्या होता है, जब आप कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके होते हैं, यहाँ पे सी इज ऑलरेडी मैरिड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका हो ही नहीं पाएगा। तो एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड मतलब कि जहां पे एक्सप्रेसली वॉइड ही ना डिक्लेयर करा हो, मतलब इंप्लाइड हो वो, नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड। तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल आपका है कि ए ने बी को 20,000 ऑफर करा कि तुम सी से शादी कराओ, बट सी इज हियर ऑलरेडी मैरिड,
हाउ कैन सी मैरी बी एंड हाउ कैन बी मैरी सी। सो इस केस में, और एक ऐसा यहाँ पे कंडीशंस होती हैं जब आपका एक्ट ही इम्पॉसिबल हो जाए, तो इस केस में भी मान लिया जाता है इम्पॉसिबल एक्ट, मान लिया जाता है कि एक्ट इज ऑलरेडी इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सिंगर है उसको बुलाया हुआ था कोई कंसर्ट में शो करने के लिए इतनी पेमेंट के लिए, और थोड़े दिन पहले वहां पे जो आपका स्टेडियम में जहां उसको कॉन्सर्ट करने के लिए बुलाया हुआ था वहां पे फायर लग जाती है, वो सब तहस नहस हो जाता है, वहां पे आप कोई अब कॉन्सर्ट कर ही नहीं सकते, मतलब वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अब इम्पॉसिबल एक्ट को आप क्या ही फुलफिल कराओगे, तो एग्रीमेंट कैसे करवाओगे, तो इस कंडीशन, इस केस में मान लिया जाता है कि जो एग्रीमेंट है नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड, बिकॉज वो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया है विच कांट बी परफॉर्म्ड, तो वो इन्फोर्स भी क्या करवाओगे, उसको आप इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, आपको बेसिकली इसमें यही समझना है कि एग्रीमेंट ऐसे जो कि नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड, बट वो वॉइड होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। इसके एग्जाम्पल है कंटीजेंट एक्ट्स इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस या फिर इम्पॉसिबल एक्ट्स, ठीक है, जो शुरू से ही मतलब ऐसे हो जाए कि वो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो आप उस पर लीगल ऑब्लिगेशन कैसे लगाओगे, ठीक है। तो वो जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन नहीं ले पाते। ओके, नाउ सर्टेनिटी इन द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टीज मस्ट बी सर्टेन or capable of being made certain in its meaning. It is because agreement would result in creating rights and obligation between the parties. तो देखिए जी, यहाँ पे जो बात करी हुई है इन्होंने, तो इन्होंने सर्टेनिटी की बात कर रखी है कि कहते आपके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स ही हम करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो रियली सर्टन हो और उनमें रियली कैपेबिलिटी हो कि वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन सके, मतलब उन एग्रीमेंट्स पे आप लीगल ऑब्लिगेशंस ला सकते। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंटर, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्स्ड needs to satisfy other conditions of being in writing, registered and duly stamped. Generally, Indian Contract Act does not make any discrimination between written and oral agreement. Oral agreements are as good as written agreement. तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहे oral agreement है is also considered to be a good contract, written तो है ही है। रिटर्न में क्या है, जब आप रिटर्न फॉर्म में स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब लगा के उसको रजिस्टर कर लेते हो, then that act contract is considered to be a valid contract, legal formalities जिसमें फुलफिल हो, ठीक है। आइए चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, फिर है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आप एक्सप्रेसली, मतलब सब कुछ एक्सप्रेस्ड ही है, एंड इट फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ आपका है उसमें एक्सप्रेस कर रखा है। एक्सप्रेस क्या होता है, जब आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी बात पाते हैं वो एक्सप्रेसली रख देते हो आगे, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें इम्प्लाइड हो चीजें। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपके सारे नॉर्मल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इम्प्लाइड समझिए आप। इसका एग्जाम्पल आप ये ले लो कि आप रोज देखते थे कि आपका जो साथ वाला घर है उसमें पर्सन आता था गाड़ी धोने, वो आपकी गाड़ी भी धोने लग गया। आप डेली देख रहे हो कि वो डेली आता है, आपकी गाड़ी भी धो के जाता है। एंड वाले मंथ में वो आपकी बेल रिंग करता है, वो कहता है जी दे दो मेरे मंथ के पैसे। आपको अब इस केस में उसको देने पड़ेंगे बिकॉज ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। वो खुद चाहे कर रहा था बट आप देख भी रहे थे, अगर आपको उसका वो एक्ट नहीं पसंद था तो आप तभी के तभी इसको रोकते थे, बट आपने रोका भी नहीं, तो ये इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इसकी बहुत सारी फॉर्म मतलब आगे टाइप्स हैं। एक आपकी बहुत ही फेमस है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट करके, ये इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे आप एटीएम से जाते हो पैसे निकलवाने, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके जो होते हैं वो टैसिट का हो। जैसे अभी एक और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अब आपके यूट्यूब वाले आपसे सब्सक्रिप्शन के खुद ब खुद ही पैसे काट लेते हैं क्योंकि उनको पता है दैट इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और वो टैसिट बन जाता है जिसमें आपका टैसिट मतलब की होता है साइलेंट,
When one person is silent, but that is the form of implied contract. The other person knows that this person is obliged to perform this duty. ठीक है, तो इस केस में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे होते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली. इस केस में बस आपको ये बात याद रखनी है कि आप एटीएम वाला इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है. ठीक है, कि जहां पे आप कुछ बोलते नहीं हो. इम्प्लाइड में एक्सप्रेस में these are expressly done, spoken, written form, everything. इम्प्लाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, वो इम्प्लाइड फॉर्म हो जाती है. इसका और एग्जांपल आप समझो, जैसे आप एक बस में चढ़े, आप जाके बैठ गए, आता है टिकट वाला बंदा, आपसे टिकट कटवाता है, दैट इज इम्प्लाइड. उसने लेने ही है आपसे पैसे, क्योंकि आप चढ़ गए हो, दैट इज इम्प्लाइड कि आप अब टिकट भी लोगे, इसमें कुछ ऑफर तो है नहीं. ठीक है ना. तो इम्प्लाइड ऐसे होते हैं जिसमें आपका इम्प्लाई कर लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है. टैसिट में मतलब साइलेंट, इसका मतलब होता है अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो समझ आना वहीं के वहीं. टैसिट मतलब टू बी क्वाइट या साइलेंट, और आप उस फॉर्म में जब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो, बेस्ट एग्जांपल आपका एटीएम वाला है. ओके, फिर आते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर करा स्विगी से एड्रेस पे अपने, स्विगी वाला क्या करता है, आपके साथ के घर में दे जाता है और वो मजे से खा भी लेते हैं. अब इस केस में क्या होगा, आपके तो लॉस हो गया, आपने तो पेमेंट भी कर दी थी, वो अब अपने आप आपको रीपेमेंट करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट उनमें फॉर्म हो गया जो करना भी नहीं चाहते थे और आपका कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया. तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने करा भी ना हो और वो करते. ठीक है, पार्सल तो आपके घर आना था, चले जाता है साथ वाले के घर में, तो इन केसेस में आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है लग जाता है. ओके, अभी यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स. एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय मेकिंग offer and giving acceptance in the words spoken or in the writing. जो मैंने अभी आपको समझाया था, इसका सेक्शन 9 में इसको बता रखा है. In so far as the proposal and acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed, and express promise leads to the formation of an express contract. Easy, ये मैं अभी आपको सारी बातें समझा के हटी हूँ. ठीक है, फिर implied contracts are formed on the basis of implied promises on the part of the parties. Implied promises are those which are not made by the parties in writing or by the word of mouth. Rather, these promises are inferred from the conduct of the parties or from the circumstances. मैंने क्या समझाया था, which are implied. implied कैसे, conduct से. आपको पता है वो बंदा रोज आ रहा है आपकी गाड़ी साफ कर रहा है, आप देख भी रहे हो, कंडक्ट से ही implied है कि वो पैसे मांगने आएगा, आपको देने पड़ेंगे कि आप देख रहे थे. ठीक है, सो कंडक्ट से जब कुछ ऐसा फॉर्मेशन, अब आप जाते हो बस में बैठ जाते हो, कंडक्टर आता है, देनी पड़ेगी आपको, टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वो इम्प्लाइड था, कंडक्ट से ही पता चल गया था कि आपने यहाँ बैठे हो, तो बट ऑफ कोर्स ही बात है, टिकट भी लोगे, जहां जाना है वहां बताओगे भी. ओके, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम इम्प्लाइड कह देते हैं. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द पार्टी कंडक्ट हिमसेल्फ और डज सम एक्ट which is being accepted by the other party either by his conduct or course of his dealing or circumstance. Thus, an implied contract making of an offer and giving acceptance to it is manifested by the act of one party on the part of the party. ये मैं समझा चुकी हूँ implied contract. अभी आपको I think आपको easily clear हो गया है express क्या होता है और implied क्या होता है. अब चलते हैं quasi contract पे. Quasi contracts are based on the principle of justice and equity. In spite of not having any contract between parties, the right and obligations are created. वही ना, अभी देखो आपने पिज्जा मंगवाया था, चले जाता है बी के घर, सी करता है डिलीवर, करना था आपको बट कर देता है इसको, तो इस केस में इनकी अब सी के राइट एंड ऑब्लिगेशन बनती क्रिएट हो गई है ऑलरेडी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी. अब आपकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी इनको, आपने तो कंज्यूम नहीं करा, किसी और ने कंज्यूम कर लिया, किसी और ने आपका पार्सल ले लिया, किसी और का बेनिफिट हो गया, पेमेंट आपने करी है, तो इस केस में गलती इनसे हुई है, तो इस केस में दिस पर्सन विल बी लायबल. ठीक है, these are resembling of rights and obligations as created by a formal contract. In such contracts, obligations between parties are created by operation of law rather than offer and acceptance. वही ना मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे
सी ने खुद ही, सी बी का खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिटवीन पार्टीज आर क्रिएटेड, ठीक है, खुद ही इनका आपस में ही हो जाता है, रादर देन कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ भी नहीं हुई। आपने तो पहले चूज करा, फिर देखा कौन सा पिज्जा खाना है, फिर आपने ऑर्डर करा, ठीक है, तो देयर वाज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट इस केस में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, पार्टीज आपस में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो पार्टीज के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे इसमें क्या है, तो दीज पार्टीज विल बी ऑब्लाइज्ड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली इन्फोर्सेबल, राइट। सो नेक्स्ट देख चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन के ऊपर वाला कि किन टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस के देखिए जी, आपके दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटेड वो होते हैं जब वो एग्जीक्यूट ही हो जाते हैं अब खुद ब खुद। अब आप जाते हो कहीं पे कुछ लेने, बाइक लेने गए, पूरे पैसे इसको पकड़ा दिए, बाइक ले आए, तो दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस क्या करी आपने, पूरे पैसे पे करे, अपना सामान ले आए और आ गए। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एग्जीक्यूट होते रहे। अब आपने मान लीजिए लीज पे कोई घर लिया है, हर महीने आप उसका रेंट या उसकी पेमेंट, लीज पेमेंट कर रहे हो, रेंट तो नहीं आएगा, लीज पेमेंट कर रहे हो, बट जितनी देर तक आप उसकी फुल डाउन पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपका फुल फ्लेज नहीं चीज होगी, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटरी। तो परफॉर्मेंस के बेसिस के आपके ये दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन द कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। अब आप जाते हो, आप सारी ड्यूटीज कहीं भी कार लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, आप फुल पेमेंट कर रहे हो, कंप्लीट डिस्चार्ज कर रहे हो अपनी ड्यूटीज का, ऑब्लिगेशंस का, ठीक है, तो क्या मान लिया जाता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। इन अदर वर्ड्स बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस which they have made in the contract. Example वही purchase of vehicle in one lump payment, ठीक है। executory contract क्या होते हैं, the contract is one that has not been yet performed. In other words, parties have made the promises of doing or not doing anything, have not fulfilled. कैसे नहीं fulfillment करी, लीज का एग्जाम्पल है, पेमेंट हर, मान लो कुछ और भी ले लो, आप हर मंथ 25,000 देते जा रहे हो, जितना आपने टाइम पीरियड रखा हुआ है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब आप फुल पेमेंट कर दोगे तब वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, तो परफॉर्मेंस पे ये ऐसे दो तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट चलिए जी, आपका बेसिस ऑफ वैलिडिटी के ऊपर ये कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। पहला क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ गए। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो क्या ही बनेगा आपका, वो बनेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल आपका बन जाता है वही माइनर वाला मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था। उसके बाद इलीगल एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट ही इलीगल है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आप अनइन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स ही नहीं करा सकते आप। पढ़ते हैं इसको। पहला है valid contract is said to be valid if it satisfies all conditions required for its enforceability. In other words, valid contract is enforceable. ये तो हमने पढ़ा है, valid contract के भी हम essentials conditions भी करके हटे हैं। void contract क्या है, contract ceases to be enforceable by law, becomes void. Literally the word void means not binding in law. It implies a useless contract which has no legal effect at all. तो एक यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट होता है which has no legal effect at all. ओके, और थर्ड है आपका void agreement. void agreement क्या है, agreement which is not enforceable by law is void agreement. In other words, if an agreement lacks one of the essentials of a valid contract except free consent, it becomes void. Void agreement do not have any legal consequence and it is null and void in the eyes of law. कोई एग्रीमेंट ही void है, उसमें कुछ essentials फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं आपके, तो बट ऑफ कोर्स सी बात है, that will be null and void in the eyes of law also. ओके, इन्फोर्स ही नहीं करा सकते, वो है ही void. void क्या होता है, खाली खाली, बिल्कुल खारिश है वो। ओके, नाउ voidable contract. According to section 2I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others is a voidable contract. ठीक है, जिसको voidable क्या होता है, बेसिकली
एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि इसको वॉइड कर सकते हैं, दूसरे के पास नहीं होता जब, ठीक है, तो इस केस में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका माइनर मेजर हो गया, उसके पास एक लिमिटेशन पीरियड होता है, उस दौरान वो सोचता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रखूं ना रखूं, अब उसके पास ये पार है, वो उसको वॉइड भी बना सकता है, उसको वैलिड भी बना सकता है, बट दूसरी पार्टी के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ऐसा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो इन केसेस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, जैसे आपने बाय मिस्टेक गलत कारपेट ले आए, अगले दिन आप शॉपकीपर के पास आते हैं, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, मिस्टेक हुई है, दोनों को हुई है, ठीक है, अब आपकी मर्जी है आपको कारपेट रखना है कि नहीं रखना है। अब इसमें शॉपकीपर थोड़ा ना कहेगा वापस दे दो, नो, शॉपकीपर के तो कोई राइट ही नहीं होगा, अगर आप कहोगे मुझे नहीं रखना, उसको रखना पड़ वापस लेना पड़ेगा, आप कहते हो मैं रख रहा हूं, तो वो कहते ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, every contract is formed on the basis of promise made by the parties in the contract. The contract is said to be illegal if its object is illegal. वही मैंने बताया था ना, 1 लाख के लिए मैं आपको AK-47 दे दूं, तो object is illegal. When the object is illegal, that will form the illegal contract. ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें जो इलीगल मानी गई है इन द आइज ऑफ लॉ, दैट विल अमाउंट टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं आपके अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। Sometimes a contract may be good in the eyes of law, but due to some technical reasons, it may not be allowed to be enforced in the court. Technical reasons such as contract is not made in writing or is not registered or has no adequate stamp duty on it due to non-fulfillment of prescribed legal formalities, these cannot be claimed in the court. Once these reasons are rectified, contracts may be allowed to be reinforced. तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जब जिसमें आपकी जो लीगल ड्यूटीज हैं आपने उसमें से कोई एक नहीं फुलफिल करी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है आपको, जब मान लो स्टैम्प ड्यूटी अच्छे से नहीं लगी हुई या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं फुलफिल हो रही, जिसकी वजह से आप कोर्ट में उसका क्लेम नहीं ले सकते, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कहते हैं आप उनको इन्फोर्स तब करवा सकते हो जब आप अपनी वो गलती को रेक्टिफाई कर लो, ठीक है, वो जो प्रॉब्लम हुई है उसको रेक्टिफाई कर लो, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो रीइंफोर्स हो सकेंगे, फिर वो दोबारा इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेंगे। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स वेयर एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये खूब सारे मैंने एग्जांपल्स डाले हैं सो दैट आपके एग्जाम्पल में एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको समझ होनी चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहला, गब्बर आस्क्ड सांबा टू किल जय एंड वीरू एंड सांबा एग्रीड। दिस इज एन एग्रीमेंट बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मेक्स इट एन इलीगल वन, देयरफॉर इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड, सो इट कैनॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल क्या है, किल करना इज इलीगल। ओके, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट, राजेश promises his wife Chitra that he will bring for her the stars and the moon, and Sonam agrees. Here should not be the Sonam, here should be Chitra only. दो वाइफ्स रखी तो चित्रा ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक आ गई। Here the object of the agreement is impossible to perform and so it is not enforceable and cannot be termed as a contract, which is it is an impossible act. हमने क्या पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट्स आपके डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ठीक है, और जो एग्रीमेंट्स आपके नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड है वो ही सिर्फ जो है कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इम्पॉसिबल एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। नेक्स्ट, अ मदर प्रॉमिसेस हर क्राइंग चाइल्ड दैट शी विल बाय अ बार्बी डॉल फॉर हर बट शी डज नॉट बाय इट, हियर द प्रॉमिस वाज नॉट मेड विद एन इंटेंशन, वही बेल्फर वाला आ गया केस, fulfill it, so it is not enforceable and cannot be termed as a contract because Balfour versus Balfour में यही बात कर रखी थी, इंटेंशन भी दिखनी चाहिए आपकी to fulfill it, वो ही नहीं है, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लग सकती। Then I offer my pen to Neelam and she accepts, here an agreement is made, but such agreement is made out of friendship and has no consideration. An agreement without consideration is not a contract.
This is section 25 of the ICA, which states that near relation and natural love and affection cannot be said to be the consideration. ठीक है, उन्होंने देखो कहते हैं ऑफर करा, पेन उसने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रेंडशिप में कोई कंसिडरेशन वापस नहीं दी, तो ऐसे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले ही नहीं सकते। ठीक है ना, जब उसमें कंसिडरेशन ही प्रॉपर नहीं है तो वो एग्रीमेंट का फॉर्म कैसे लेंगी। नाउ ये आपके कुछ की डिफरेंसेस हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, एक बार जरूर देखिएगा। पहला क्या है, एन एग्रीमेंट इज मेड व्हेन अ प्रपोजल बाय वन पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय अनदर लॉफुल कंसिडरेशन। ये तो एग्रीमेंट की मीनिंग आ गया। उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये आपका 2E में दे रखा है, ये 2H में देख रखा है। इसके क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का हमने क्या करा था, इसमें तो हमने करा था कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, या प्रपोजल हो, या कंसिडरेशन हो। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या करता है, एग्रीमेंट हो पर लीगल इन्फोर्समेंट हो। ठीक है, इन राइटिंग इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब आप डेली कितने कर लेते हो कॉन्ट्रैक्ट, अब हर को लिख लिख के दोगे फिर तो हो गया आपका काम। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ओवर हियर, बट यहाँ पे यूजली रिटन एंड रजिस्टर्ड ही होते हैं आपके लीगली इन्फोर्सेबल, तभी कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करा पाएगी। Now, there is no legal obligation as long as it is a mere agreement. यहाँ पे once the agreement becomes a contract, there is a legal obligation by the parties और उनको फुलफिल करना ही होगा। इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, बहुत तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। ये नैरो हो जाता है, क्यों ये नैरो हो जाता है, बिकॉज लीगल फॉर्मेलिटीज आ गई, दैट इज वाई। ठीक है, सो दैट्स ऑल इसको आज के कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर हम चलेंगे इसकी MCQ सेक्शन पे, मैं 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, सो दैट्स इन टूडेज क्लास 1। सो नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ही मैं आपको MCQ सेक्शन का भी डाल दूंगी। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन।